गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकंड में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा वर्ड विचार। इसमें पढ़ा वर्ड परिभाषा, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड भेद कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। जो हिंदी में अंग और आहा ये दो वर्ड हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं। इन तीनों ध्वनियों को ना तो स्वर कहा जा सकता है और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेना आवश्यक है। व्यंजनों की तरह इनके अंत में स्वर नहीं जुड़ते, बल्कि प्रारंभ में आते हैं, अतः ये व्यंजन नहीं है। ये योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? इनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंकिता, अंक, रंग। अब यहाँ पर क्या अंग, रंग, यहाँ पर जो वायु है वो कहाँ से निकल रही है? नासिका से निकल रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यानी जो नाक के माध्यम से जो वर्ड बोले जाते हैं वे अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे सांस, सांवला, यानी जो चंद्र बिंदु लगती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और जो अंग की मात्रा यानी सिर्फ एक बिंदु लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अब विसर्ग, यानी जो आपका आहा है वो क्या है? विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप से ह ध्वनि के समान होता है। इसमें वर्ण के आगे 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे स्वतः, अंतःकरण, मनः स्थिति आदि। विसर्ग का प्रयोग प्राय संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। अब व्यंजन, अभी आप लोगों ने पढ़ा स्वर, अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, जिसके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, नहीं लिखे जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं? तो आप इसको काउंट करिए। का वर्ग से पा वर्ग तक कितने वर्ण हैं? 25। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो का वर्ग का 5, च वर्ग का 5, ट वर्ग का 5, त वर्ग का 5, पा वर्ग का 5, ये 25 हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ला, वा, ये 4 हो गए। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? आपका 3 श और हा, ये उस व्यंजन हो गए। संयुक्त कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। और अन्य क्या होते हैं? ड और ढ। तो इस प्रकार आपके कितने व्यंजन हो गए? 39, यानी 39। व्यंजन के भेद, जैसे आपने अभी पढ़ा स्वर के भेद, उसी तरह से आपके हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, या व्यंजन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आपने व्यंजन में भी पढ़ा अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त पढ़ा है आपने। तो जब का वर्ग से पा वर्ग के व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और जो य, र, ल होते हैं ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और तीनों स और हा जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श
का अर्थ होता है छूना, यानी टच करना। क से माँ तक के वो सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। उच्चारण के समय जीवा द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक का जितने व्यंजन हैं, जितने वर्ण हैं, यदि आप इनको बोलोगे, इनका उच्चारण करोगे, तो आप अनुभव करना कि आपकी जो जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, और इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ यानी जो मध्य में स्थित होते हैं। जैसे जब क वर्ग से प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमें पूरी तरह से आभास होगा कि हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को पूरी तरह से छू रही है, टच कर रही है, किंतु अस्तंस व्यंजन में ऐसा नहीं होता। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो यह मुख के सभी भागों का स्पर्श नहीं करती है, बल्कि कहीं एक स्थान से उच्चारित होते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये जो चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं, ये हमारे कंठ से निकलते हैं। य, देखिए ये अंदर से आ रही है ध्वनि। र, ल, व। आप बोल करके इसको करना। अब आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। उष्मा, ऊष्म यानी उष्मा, जो गर्मी देता है, वो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार हैं, तीनों श और हा। इसका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा श्वास में तेजी आती है। ऊष्म व्यंजन यानी जब इन चारों व्यंजनों को बोला जाता है तो मुंह से एक गर्म वायु यानी गर्म भाप निकलती है, और ये वर्ण बोलते समय जो वायु रगड़ती है उससे जो ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। अभी ये आपका हो गया कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जो मिला हुआ होता है। 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो आपका है छ, ये किससे बना है? तो ये बना है आपका क और षटकोण वाले स से, दोनों हलंत रहेगा। त्र है, त किससे बना है? त और र से। ज्ञ, ज्ञ किससे बना है? ज और या से। स्र, स्र किससे बना? श और र से। याद रखिएगा जो पहला वर्ण है सब पर हलंत है, यानी सब आधे हैं। फिर द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? एक जैसे दो व्यंजन का साथ साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे एक ही जैसा व्यंजन जब साथ आता है तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, पक्का, कच्चा, तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है।